मई 2020 की शुरुआत में ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज ट्रूप्स की घुसपैठ के बाद आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्बैट रेडीनेस में क्रूशियल डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए 2021 के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की प्रोविज़न ऐड की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स पहली बार 2016 के उरी टेररिस्ट अटैक के बाद दी गई थी। इन पावर्स को आर्म्ड फोर्सेस को स्लो और ब्यूरोक्रेटिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को बाईपास करने के लिए इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, ताकि वो एसेंशियल इक्विपमेंट एंड आर्म्स को क्विकली एक्वायर कर सकें। इनफैक्ट कारगिल वॉर के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री को ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिला था, जब आर्म्ड फोर्सेस एम्यूनिशन और स्पेयर पार्ट्स की क्रिटिकल शॉर्टफॉल को फेस कर रही थी। डिफेंस मिनिस्ट्री को ये एहसास हुआ कि आर्मी कमांडर्स के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स होनी चाहिए, जिससे वो रिक्वायर्ड वेपन्स को क्विकली एक्वायर करके बैटलफील्ड में डिप्लॉय कर सकें। क्योंकि इंडिया का आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, आर्मी कमांडर्स ने अपनी इंटरनल मीटिंग्स में रिजेंटमेंट एक्सप्रेस की थी कि सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स जिनके पास वेपन्स को सिलेक्ट करने की प्रॉपर नॉलेज और एक्सपर्टाइज नहीं होती, उनकी वेपन सिस्टम्स की परचेजेस में अक्सर डोमिनेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वेपन्स की एक्विजिशन में डिले होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड आर्म्स की डिलीवरी तब होती है जब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सो इस लेंदी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर को अवॉइड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेपन्स और स्पेयर पार्ट्स की एक्विजिशन को देखते हुए 2001 में फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को लाया गया। इसके बाद इस फास्ट ट्रैक प्रोसीजर की फर्दर ऑयलिंग महसूस हुई और 2021 में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को लॉन्च किया गया, जिसमें सर्विस चीफ्स के पास वेपन्स को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में प्रोक्योर करने की पावर है। इन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स के अंडर आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस नेवी, आर्मी और एयरफोर्स डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के लॉन्ग प्रोसीजर को बाईपास करके इंडिपेंडेंटली 300 करोड़ रुपीस तक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं और इसके अंडर फोर्सेस बोथ इंडिजिनसली और इंपोर्ट के थ्रू आर्म्स एंड वेपन सिस्टम्स को एक्वायर कर सकती हैं। बट इंपोर्ट केसेस में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अप्रूवल लेनी ज़रूरी होती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा की गई इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, सैटेलाइट डाउनलिंक एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम्स, टाइनी अपर्चर टर्मिनल्स एंड पोर्टेबल मोबाइल टर्मिनल्स जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स शामिल थे। आर्मी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का यूज़ कई एरियाज जैसे कि फायर पावर्स, ड्रोन वॉरफेयर, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन और सोल्जर पर्सनल प्रोटेक्शन जैसी इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए किया है। आर्मी के लिए इन एक्विजिशन में मल्टी टेरेन व्हीकल्स, हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन्स भी शामिल थे। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर 4 ट्रेंचेस या फेसेस में प्रोक्योरमेंट की गई। इनिशियल 3 फेसेस में आर्मी ने 68 कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज करते हुए अराउंड 6500 करोड़ यूटिलाइज किए थे। मॉडर्न वेपन्स, इक्विपमेंट एंड एम्यूनिशन की प्रोक्योरमेंट के लिए 1800 करोड़ और कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन गियर की प्रोक्योरमेंट के लिए भी सेम अमाउंट ही एलोकेट की थी। साथ ही सर्वेलेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड 10 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लगभग 900 करोड़ और ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स से जुड़े 14 प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 1500 करोड़ एलोकेट किए थे। इसके साथ 1000 करोड़ को कई तरह के एरियाज़ में मोबिलिटी बढ़ाने और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एक्वायर करने के लिए यूटिलाइज किया गया। आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स ने 8000 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू के 65 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जबकि इंडियन नेवी ने 4500 करोड़ रुपीस के 35 कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट की। इनिशियल 3 फेसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स रशिया, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के साथ किए गए, पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के 4th फेज की एक्विजिशन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पर फोकस्ड थी। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फेज 4 जो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच था, उसमें करीब 11000 करोड़ के कुल 70 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया गया। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल ऑपरेशनल गैप्स को कम करना था, खासकर नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर। अब हम इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के 4th ट्रेंच की बात करते हैं कि उस दौरान कौन से आर्म्स एंड वेपन्स के लिए फंड्स एलोकेट किए गए। सबसे पहले ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिस्टम्स पर फोकस। इसमें 130 करोड़ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए एलोकेट किए गए, जिसमें मॉडर्न फायर आर्म्स,
आर्टिलरी अपग्रेड्स और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स जैसे वेपन्स शामिल थे। इसके बाद सोल्जर प्रोटेक्शन सिस्टम्स जैसे एडवांस्ड बॉडी आर्मर, हेलमेट्स और स्पेशलाइज्ड गियर की एक्वायरिंग के लिए अराउंड 130 करोड़ एलोकेट किए गए और ये इन्वेस्टमेंट बैटलफील्ड में ट्रूप्स की सर्वाइवेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। इसके बाद है एनहेंस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस रिकॉनेजेंस एंड सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 150 करोड़ एलोकेट किए गए, जिसमें बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए एडवांस्ड रडार सिस्टम्स, एरियल रिकॉनेजेंस प्लेटफॉर्म्स, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जैसी चीज़ें शामिल थी। एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेजेंस सिस्टम सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करके खतरे का जल्दी पता लगाने और इफ़ेक्टिव टैक्टिकल प्लानिंग करने में मदद करता है। इसके बाद ड्रोन्स की बात करें, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन्स के यूज़ ने मॉडर्न वॉरफेयर को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। इसी शिफ्ट को कंसीडर करते हुए ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए 200 करोड़ एलोकेट किए गए थे। इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए टैक्टिकल रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए आर्म्ड ड्रोन्स और हॉस्टाइल ड्रोन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवांस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स शामिल हो सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में मास्टरिंग से टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, बैटलफील्ड में डोमिनेंस बढ़ती है और आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। इसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हर कमांड लेवल पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फोर्थ ट्रेंच में कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की एक्विजिशन के लिए 180 करोड़ एलोकेट किए गए, जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे कि सैटेलाइट चैनल्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एडवांस्ड बैटलफील्ड रेडियोस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़ जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। और नॉन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में नाइट विजन डिवाइसेस और लेज़र रेंज फाइंडर्स जैसे सिस्टम्स। ईपी रूट के थ्रू प्रोक्योरमेंट का सक्सेस टाइमली डिलीवरी पर डिपेंड करता है और डिफेंस मिनिस्ट्री की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की 4th इंस्टॉलमेंट की डिलीवरीज 12 मंथ्स के अंडर होनी चाहिए। देखा जाए तो ईपी के अंडर की गई लार्ज प्रोक्योरमेंट्स आर्मी की प्रेसिंग नीड्स को हाईलाइट करती हैं, पर ये इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट और प्लानिंग पर बनी चुनौतियों का भी खुलासा करती हैं और साथ ही ईपी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिफेंस प्लानर्स की इफ़ेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाती हैं। पर हाँ, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म अर्जेंट ऑपरेशनल नीड्स को एड्रेस करने और इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बट इसके अंडर ज़्यादा वैल्यू या इम्पॉर्टेंट एक्विजिशंस नहीं की जा सकती और उसके लिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के स्लो और लेंथी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के द्वारा ही इक्विपमेंट को प्रोक्योर किया जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे वेपन्स को परचेज करने का प्रोसेस शॉर्ट और सिंपल हो।